प्रश्नावली 5 का देखिए दूसरा प्रश्न है। लिखा है कि मेघा ने 2 समरूप पतंगे बनाई। तो ये जो 2 ठो पतंग है ये मेघा ने बनाई, ठीक है। बड़ी पतंग का विकर्ण छोटी पतंग के विकर्ण का 1.5 गुना है। यानी कि ये जो छोटी पतंग है, विकर्ण किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, तो इस तरह से बीचों बीच जो खींचते हैं उसी को विकर्ण बोलते हैं। जैसे इस कोने से इस कोने, उसी तरह से एक और बनेगा, ठीक है। 2 ठो विकर्ण बन सकता है। तो अपने से जो जुड़ा हुआ भुजा है उसको छोड़ के जो एक और है ना शीर्ष है, ठीक है, इसको शीर्ष बोलते हैं। उसी को खींचने पर जो लाइन बनता है, रेखा बनता है, भुजा बनता है, वही जो है विकर्ण कहलाता है। तो इसी तरह से इसने बोल दिया कि बड़ी पतंग का विकर्ण है। ये जो बड़ी पतंग में 2 विकर्ण बने, ऐसे और ऐसे, ठीक है। छोटी पतंग के विकर्ण का 1.5 गुना है, यानी कि ये जो जितना बड़ा है और ये छोटे वाला बड़ा है तो ये 1.5 गुना बड़ा है, ठीक है। बड़ी पतंग, छोटे वाला पतंग 1.5 गुना छोटा भी कह सकते हैं, ठीक है। तब हमें स्केल गुणक क्या होगा पूछ रहा है। स्केल गुणक क्या है? दूसरा में पूछा है बड़ी पतंग के विकर्णों की माप ज्ञात कीजिए बोला है। इसका जो है विकर्ण कितना लंबा होगा, जबकि छोटे वाले का दिया है एक तो 40 सेंटीमीटर, एक जो है 68 सेंटीमीटर। तो चलिए हल करते हैं, बहुत ही सरल है। देखिए हमें पहले से दिया हुआ है और पहला प्रश्न ही हल करेंगे, स्केल गुणक, ठीक है। स्केल गुणक यही हमें पता करना है। तो हमें दिया है, लिख सकते हैं, दिया देखिए बड़ी पतंग का विकर्ण दिया है, ठीक है। ऐसे बड़ी पतंग का विकर्ण बराबर दिया है बड़ी पतंग का विकर्ण छोटी पतंग के विकर्ण का 1.5 गुना है। अतः हम इसे लिख सकते हैं छोटी पतंग का विकर्ण गुना 1.5 ऐसे, ठीक है। यानी कि बड़ी पतंग का विकर्ण जो है छोटी पतंग का विकर्ण के साथ जो है 1.5 का गुना करेंगे, उतना बड़ा है, ठीक है। तो हम जो है हमें जो स्केल गुणक क्या पता कर रहे हैं, ठीक है, हमें स्केल गुणक पता करना है। तो स्केल गुणक पता करने के लिए एकदम सिंपल है। इसके जो भुजा है उसके संगत भुजा ये वाला है, तो इन दोनों को बटे में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो भुजा का मान कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर दिया है देखिए बड़ी पतंग का विकर्ण है। तो ये जो है बड़ी पतंग का विकर्ण ऐसे लंबा वाला और इधर छोटी पतंग का विकर्ण है ऐसे लंबा वाला, तो दोनों को भाग करेंगे तो भी वही जाएगा, ठीक है। भुजाओं को भाग करके कर नहीं ला सकते हैं स्केल गुणक, तो हम जो इसके विकर्णों से भी स्केल गुणक ला सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, इस छोटी पतंग के विकर्ण लिखा है ना, इसको इसके तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पहले से क्या है, बड़ी पतंग का विकर्ण लिखा है, ठीक है। बड़ी पतंग का विकर्ण, इसको इधर भेजेंगे तो जो है बट्टा में आ जाएगा, उसको लिखेंगे छोटी पतंग का विकर्ण, ठीक है। तो बड़ी पतंग और इधर आकर ये छोटी पतंग, तो क्या बचेगा इधर 1.5, ठीक है। तो 1.5 यही मिला है और यही जो है आंसर है, ठीक है। अतः स्केल गुणक बराबर 1.5, एक आंसर मिल गया। देखिए स्केल गुणक क्या है बोल रहा था, तो जो लिखा हुआ है 1.5 वही तो स्केल गुणक है। स्केल गुणक के लिए क्या करना पड़ता है, 2 ठो भुजाओं को जो है भाग करना पड़ता है, ठीक है। तो बड़े और छोटे को हमने भाग कर दिया, देखिए। तो इसका मान तो पहले से ही दिया हुआ है, बड़ी पतंग का विकर्ण छोटी पतंग का विकर्ण का 1.5 गुना है, तो इसको लिखने के बाद ये आ गया, देखिए, ठीक है। तो एक आंसर ये है। दूसरा में देखिए बड़ी पतंग के विकर्णों की माप क्या कीजिए बोल रहा है। तो इस बड़ी पतंग का विकर्ण है, इसको भी कुछ नाम कर देते हैं ऐसे PQR, ये वाला जो है S है, PQR है, ठीक है। तो दूसरा देखिए इसमें बोल रहा है बड़ी पतंग के विकर्णों की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है किसका मान ज्ञात करने बोल रहा है, P से R, PR का मान और जो है इसका भी मान को बोल रहा है BQ का, PR और BQ, तो BQ का मान भी हमें पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले से दिया हुआ है B से D जो है 40 सेंटीमीटर, A से C जो है 68 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमें जो है हमें तो इसका स्केल गुणक पता चल गया है। स्केल गुणक पता चल गया, इसका मतलब जो है हम जो है छोटी त्रिभुज का जो दिया हुआ है ना, चतुर्भुज है ये, तो इस छोटी चतुर्भुज का जो दिया हुआ है मान, उसमें हम 1.5 का गुना करेंगे तो जो है इसका मान बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो है समरूप है, और समरूप है इसका मतलब इसका स्केल गुणक से ही इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे PR का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। PR बराबर क्या हो जाएगा, देखिए PR के समरूप है AC का मान दिया हुआ है, देखिए। सबसे पहले PR बराबर AC गुना 1.5 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 1.5 गुना बड़ा है, इसलिए इसका जो भी मान है उसमें 1.5 का गुना कर देना है, यानी कि 1.5 का। तो AC का मान हमें दिया हुआ है 68, इसके साथ 1.5 का गुना कीजिए। 1.5 यहाँ पर कर लेते हैं, 68 गुना 1.5, तो 5 के पढ़ाड़ बार पढ़ेंगे तो 5 8 40 होता है, 40 का शून्य हासिल 4 हो जाएगा, और 5 6 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34। इसका गुना 8 से तो 8 ही आएगा, इसका गुना 6 से 6 आएगा, शून्य 12 का 2 हासिल 1 करेंगे तो ये जो है 9 1 10, ऐसे 1020 हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको गुना करने पर 1020, लेकिन एक जन के बाद दशमलव, तो हम भी एक जन के बाद दशमलव डालेंगे तो 102 हो जाएगा, ठीक है। जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जीरो से जो है
दशमलव के बाद जीरो रहता है तो कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो पी आर का मान क्या हो जाएगा 102, ठीक है। तो इस तरह से जो है 102 आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया है तो हम भी इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने एक ठोल लिख लिया है, किसका मान निकाले हैं, देखिए पी आर का। अब ऐसे जो है डी बी जो है इसके समरूप है, किसका, एस क्यू का, ठीक है। तो एस क्यू का मान निकालेंगे, ये वाला जो है एस क्यू का मान निकालेंगे तो इसको जो है डी बी का जो है 1.5 गुना है, डी बी का 1.5 गुना, ठीक है। तो चलिए डी बी का 1.5 गुना करते हैं। तो डी बी का मान हमें पहले से दिया हुआ है 40, ठीक है। तो 40 इसके साथ 1.5 का गुना करेंगे, यानी कि 1.5 का गुना करेंगे। तो इधर कर लेते हैं रफ कार्य। तो देखिए ये 5 9 शून्य और 5 चौक 20, 1 का 0 4 0 0 6, इसमें एक जन के बाद दशमलव है ऐसे, तो यहाँ भी एक जन के बाद दशमलव यानी कि 60। तो इसका गुना कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 60, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया। तो हमें क्या क्या मिला देखिए, पी आर 102 सेंटीमीटर और जो है एस क्यू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यही जो है ये दोनों आंसर है, ठीक है। एक पहला वाला तो इसके गुना का आपको पता चल ही गया और ये जो है इसके विकर्ण का मान है, ठीक है। यही इसका आंसर है। तो इस तरह से बनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करते जाना।